आज की चर्चा एक बहुत ही मानवीय और कह सकते हैं कि एक उलझे हुए सवाल से शुरू करते हैं। जी। सोचिए, एक पति पत्नी का तलाक हो रहा है। रिश्ते में कड़वाहट है। पति अपनी पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाता है और इसे साबित करने के लिए अपने ही बच्चे के डीएनए टेस्ट की मांग करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक बच्चे को माता पिता की इस लड़ाई में एक सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? और ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये तो एक सीधी टक्कर है। हाँ। एक तरफ पति का निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और दूसरी तरफ बच्चे की गरिमा और निजता का मौलिक अधिकार। बिल्कुल। आज हम सुप्रीम कोर्ट के 2023 के एक ऐसे ही ऐतिहासिक फैसले अपर्णा अजिंक्य फिरोडिया बनाम अजिंक्य अरुण फिरोडिया पर गहराई से बात करेंगे। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। जी। मामला पुणे का है ना? जी, पुणे का। 2005 में शादी हुई, 2009 में पहला बेटा और फिर 2013 में दूसरा। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि दूसरे बच्चे के जन्म के समय और बाद में भी पति पत्नी एक साथ रह रहे थे, एक ही घर में। बिल्कुल। कहानी में मोड़ आता है 2016 में। पति को अपनी पत्नी के कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस और एक डायरी मिलती है, जिससे उसे अफेयर का शक होता है। हाँ, और इसी आधार पर वो 2017 में व्यभिचार के आधार पर तलाक का केस फाइल कर देता है और अपने आरोप को साबित करने के लिए वो दूसरे बच्चे के डीएनए टेस्ट की मांग करता है। और यहीं से एक निजी झगड़ा एक बड़ा कानूनी सवाल बन जाता है। पर इसमें फैमिली कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो पति के पक्ष में फैसला दिया था। हाँ, यही तो दिलचस्प बात है। दोनों निचली अदालतों ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन पत्नी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। अच्छा, तो पत्नी का मुख्य तर्क क्या था? उनका मुख्य तर्क भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 112 पर आधारित था। धारा 112? जी, ये कानून बच्चे को सामाजिक कलंक से बचाने के लिए बनाया गया एक बहुत मजबूत कवच है। एक कवच। हाँ, ये साफ कहता है कि अगर कोई बच्चा एक वैध शादी के दौरान पैदा होता है और उस दौरान पति पत्नी की एक दूसरे तक पहुंच मतलब एक्सेस थी, जो केस में थी क्योंकि वो साथ रह रहे थे। एग्जैक्टली। तो कानून ये मानकर चलेगा कि पति ही बच्चे का पिता है। मानकर चलेगा, इसका मतलब क्या है? ये कोई आम धारणा है या इससे कुछ ज्यादा? ये बहुत ज्यादा है। कानून की भाषा में इसे कंक्लूसिव प्रिजम्पशन कहते हैं। अच्छा, निर्णायक धारणा। मतलब अदालत इस पर सवाल नहीं उठा सकती, इसे सच मानकर ही चलना होगा। इसे चुनौती देने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या? पति को यह साबित करना होगा कि गर्भाधान के समय उसकी पत्नी तक उसकी कोई पहुंच ही नहीं थी, जो यहाँ मुमकिन नहीं था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा कि एक मिनट रुकिए, हम यहाँ किसी भौतिक वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं। सही बात है। बच्चे की पहचान, उसकी मानसिक शांति और निजता का अधिकार सबसे ऊपर है। लेकिन पति के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का क्या? उसे भी तो अपना पक्ष साबित करने का मौका मिलना चाहिए ना? बिल्कुल। और इसी संतुलन को साधने के लिए कोर्ट ने एमिनेंट नीड यानी अत्यावश्यक जरूरत का सिद्धांत पेश किया। एमिनेंट नीड? हाँ, कोर्ट ने कहा कि पति के पास पहले से ही व्हाट्सएप मैसेज और डायरी जैसे दूसरे सबूत मौजूद हैं। ऐसे में बच्चे के शरीर पर एक दखल देने वाले टेस्ट की कोई अत्यावश्यक जरूरत नहीं है। मतलब बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना अपनी बात साबित करने का शॉर्टकट नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? मतलब पति के पास पत्नी की बेवफाई के दूसरे सबूत हैं, इसलिए वो सबसे पुख्ता सबूत यानी डीएनए टेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता? यही इस केस का क्रक्स था। कोर्ट का कहना था कि दोनों अधिकारों को तौलना होगा और जब एक बच्चे का भविष्य और उसकी गरिमा दांव पर हो तो उसका पल्ला भारी रहेगा। इसी बात को एक जज ने आउटर फेंस यानी बाहरी बाड़ के एक बेहतरीन मिसाल से समझाया। बाहरी बाड़ ये क्या है? उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट के किले तक पहुंचने से पहले पति को बाहरी बाड़ पार करनी होगी। वाह, बाहरी बाड़, ये तो बहुत ही शानदार तरीका है इस कानूनी सिद्धांत को समझाने का, है ना? मतलब डीएनए टेस्ट तक पहुंचना आखिरी किला है, पर पहले आपको बाहरी दीवारें तो पार करनी होंगी, यानी ये साबित करना होगा कि आपकी पत्नी तक कोई पहुंच ही नहीं थी। एकदम सही। और इस केस में तो वो साथ रह रहे थे, तो वो पहली शर्त ही पूरी नहीं कर पाए। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जेनेटिक पितृत्व और कानूनी पितृत्व के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा खींच दी है। बिल्कुल। जेनेटिक पैटर्निटी और लीगल पैटर्निटी, विज्ञान आपको जैविक सच बता सकता है, लेकिन कानून का पहला कर्तव्य बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य, उसकी सामाजिक स्थिति और उसकी गरिमा की रक्षा करना है।
तो इस फैसले का निचोड़ यह है कि अदालतें बच्चों को माता पिता के आपसी झगड़ों में हथियार बनने नहीं देंगी। बिल्कुल। एक बच्चे की भलाई किसी भी कानूनी रणनीति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। विज्ञान सच को उजागर कर सकता है, लेकिन कानून का काम हमेशा कमजोरों की रक्षा करना होता है। ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जब वैज्ञानिक सत्य और मानवीय गरिमा के संरक्षण के बीच टकराव हो, तो कानून को किसे चुनना चाहिए? वो सच जो रिश्तों को तोड़ सकता है, या वो संरक्षण जो एक बच्चे के भविष्य को बचाता है?